नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ v इक्वल टू p3 वेयर p3 क्या है, p3 भी आप वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। p3 के अंदर वो तमाम पोलिनोमियल्स पाए जाते हैं जिसकी डिग्री या तो 3 है या फिर 3 से लेस है। डिग्री हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ओवर आर। ये जो वेक्टर स्पेस है वो ओवर आर है। डिटरमाइन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, 3 वेक्टर्स आपको दे दिए हैं, आर द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे हैं तो ये पोलिनोमियल इनको वेक्टर क्यों बुला रहे हैं? वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स ही बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हों। तो ये p3 हमने एक वेक्टर स्पेस ली है, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। वी हैव टू प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं, ये देखें मैक्सिमम इसकी 3 पावर है, इसकी भी मैक्सिमम 3 पावर है, इसकी भी मैक्सिमम 3 पावर है। तीनों कहाँ बिलोंग करते हैं, p3 में। इसको प्रूफ करवाना है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हम लोग इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा। अब a सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, b भी सबके साथ होगा, c भी सबके साथ होगा। फिर एक्स क्यूब वाली फॉर्म अलग कर दी, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म अलग कर दी, एक्स वाली अलग कर दी और सिंपल वाली फॉर्म अलग कर दी। अब ये एक पोलिनोमियल है जो इक्वल है 0 के। अब राइट साइड पे अगर 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि इस तमाम मल्टीप्लाई होकर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही आएगा। अब हमें पता है कि जब दो पोलिनोमियल्स इक्वल हों तो दो पोलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ये, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये चीज़, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों ने खुद क्या लिया है 0। तो ये चीज़ किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के। सिमिलरली ये चीज़ भी किसकी इक्वल आ गई, 0। और ये सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है 0, तो ये भी चीज़ आ गई 0। अब यहाँ पर आपके पास कितनी क्वेश्चंस आ गई हैं, 4 इक्वेशंस। आप पहली 2 को सॉल्व करें। पहली 2 को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी a b c की उनको पुट कर दें 3 में भी और 4 में भी। अगर वो 3 और 4 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास a1 a2 और 3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इन दोनों को पहली 2 इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2। अगेन दोबारा लिखते हैं 1 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट वाली के कोफिशिएंट्स क्या है, -3 -1 एंड -4। देखिए -3 -1 एंड -4। इसको अगेन लिखा -3 -1 एंड -4। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू को कैंसिल करके यहाँ पे हम लोगों ने मेथड लगाया, a1 डिवाइडेड बाय दिस, b ओवर दिस एंड c ओवर दिस, और लेट के लिए किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो यहाँ से ये वाली चीज़ भी k के इक्वल है, सेकंड वाली चीज़ भी k के इक्वल है, थर्ड वाली चीज़ भी k के इक्वल है। तो a1 ओवर -2 किसके इक्वल आता है, k के। तो -2 को k से मल्टीप्लाई करवा दो तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2। b ओवर -2 किसके इक्वल है, k के, तो b किसके इक्वल आ गया -2 k के। c ओवर 2 किसके इक्वल है, तो k को 2 को तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c की वैल्यू 2 k आ गई। तो यहाँ पर a b और c की वैल्यू को 3 और 4 के अंदर आपने पुट कर दिया। जब आपने 3 और 4 के अंदर पुट किया तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर तो वो सेटिस्फाई कर जाता, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते थे कि जो हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो फिर कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आती। लेकिन यहाँ से हमें क्या फाइंड हो रहा है, k की वैल्यूज़, k की वैल्यू 0, और यहाँ से भी क्या फाइंड हो रहा है, k की वैल्यू 0। अब यहाँ से जो k की वैल्यू है वो आप लोग क्या पुट कर देंगे इधर a b एंड c के अंदर। a किसके इक्वल था -2k, b किसके इक्वल था -2k, और ये c के इक्वल था 2k को। यहाँ जब पे k की वैल्यू पुट करेंगे तो a b और c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। जब a b और c तीनों 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हो गए हैं, फिर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली अब आपके पास व्हाट कंडीशन मस्ट बी a b c d सेटिस्फाइड एट द मैट्रिसेस आर डिपेंडेंट। अब आपने प्रूफ करवाना है a b c d के ऊपर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये वाली a b c और d, ये मैट्रिक्स के जो अंदर वैल्यू आ रही हैं इनके लिए कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके लिए जो ये मैट्रिसेस हैं वो क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। फॉर द गिवन मैट्रिसेस टू बी डिपेंडेंट, हमने प्रूव ये करवाना है कि अब इस मैट्रिक्स के जो अंदर एंट्रीज़ हैं इनकी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनके लिए ये तीनों मैट्रिसेस डिपेंडेंट हैं। मतलब उन्होंने कह दिया डिपेंडेंट है, प्रूव करवाना है कि a b c और d की वैल्यू क्या है। फॉर द गिवन मैट्रिसेस टू बी डिपेंडेंट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्केलर्स आ जाते हैं c1 c2 c3। मैंने c1 c2 c3 इसलिए लिए हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो a b c d ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। आप अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड गैमा भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ किसके इक्वल लिया, 0 के इक्वल। 0 राइट हैंड साइड पे, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगी, मैट्रिक्स ही होगी। इसको सॉल्व करके किसके इक्वल आप लोगों ने लिख दिया, 0 के इक्वल। यहाँ से 4 इक्वेशंस आ गई,
क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो अब ये चार इक्वेशंस आ गई यहाँ से जो और इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नेम। सिंस ऑल द C1 C2 C3 आर नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो क्यों है, नॉन ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ये उन्होंने गिवन दे दिया है कि ये मैट्रिसेस तीनों क्या हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट कब होती हैं, जब इनका कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो रखा जाए, तो ये जो स्केलर एलिमेंट हो वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों। तो सिंस ऑल C1 C2 एंड C3 आर नॉन ज़ीरो देयर फॉर द अबव सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास C1 C2 C3 नॉन ज़ीरो है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि ज़ीरो तो नहीं बन रहे ना, अगर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होता तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल। C1 C2 C3 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके आंसर क्या दें हमारे पास ज़ीरो। ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब है, C1 C2 और C3 किसके इक्वल आ जाते हैं, ज़ीरो के इक्वल। लेकिन ज़ीरो तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि गिवन ही कंडीशन ये दे दी है कि ये तीनों के तीनों मैट्रिसेस आपस में डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट कब होती हैं, जब ये तीनों एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो। ये तीनों एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो कब होंगे, जब इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रिवियल के लिए हम लोग मैट्रिक्स ए लेते हैं। मैट्रिक्स ए लेने के बाद हम इसका रैंक देखते हैं। रैंक से पता चल जाता है कि सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये ए हम लोगों ने मैट्रिक्स ली, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दें। आपने जब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवाया तो वो ये वाली फॉर्म बन गई। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम 1, इक्वेशन नंबर सिस्टम 1 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इफ़ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ये आप लोगों ने BSc में भी पढ़ा होगा कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए का रैंक लेस देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3। तो इस सिस्टम का जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक जो है वो 3 से कम हो जाए। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज़ लेस देन ज़ीरो। मतलब रैंक क्या होता है, रैंक हमें पता है रैंक की डेफिनेशन क्या होती है। रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म की नॉन ज़ीरो रोज। एचेलॉन फॉर्म हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स के एचेलॉन फॉर्म क्या होते हैं, यहाँ पे 1 बनाओ उसके नीचे 0 0, यहाँ पे बेशक जो मर्जी हो, फिर यहाँ पे 1 बनाओ इसको नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 बनाओ और इसके ऊपर जो मर्जी हो, मतलब C D कुछ भी हो। ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म की वाली फॉर्म होती है। तो जब आपने एचेलॉन फॉर्म बनाई तो यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम 1 बना देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 नॉन ज़ीरो नंबर हो जाएंगे ना, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हो जाएंगे। अगर हमने डिवाइड कर दिया A माइनस C को तो 1 2 एंड 3 तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ हो जाएंगी। और अगर ये नॉन ज़ीरो रोज़ हो गई तो इसका मतलब ये हुआ रैंक फिर 3 बन गया और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हो गए, 3। तो इसका तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, रैंक छोटा चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। और रैंक फिर छोटा कब होगा, जब ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाए और ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाए। अगर ये वाला एलिमेंट 0 तो ये पूरी की पूरी रो 0, अगर ये वाला एलिमेंट भी 0 तो ये पूरी की पूरी रो 0। तो रैंक हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 अगर लेस देन होगा 3 से तभी हमारे पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसलिए फिर क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए इसलिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ से A इक्वल टू -C आ जाएगा, उसकी यहाँ वैल्यू यहाँ पर पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास यहाँ वाली वैल्यू ये चीज़ आ गई। द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसकी बेस पे द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑन A B C D आर। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, A + C इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर B + 2C + D इक्वल होना चाहिए 0 के। इस कंडीशन के तहत ही जो हमारे पास पीछे 3 गिवन मैट्रिसेस हैं वो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी, अदरवाइज डिपेंडेंट नहीं होती।